So we have to start with Edward Said today from the book. About Edward Said a little bit. Edward Said published Orientalism and that is his main work. मैंने आपको भेजा भी है उसका ओरिएंटलिज्म पे कुछ जो उनका ओरिजिनल टेक्स्ट है उस पे इंट्रोडक्शन पार्ट 1978 में आया. प्लीज रिमेंबर द डेट 1978. ठीक है. एंड ही डिडंट जस्ट राइट द बुक, ही इफेक्टिवली लॉन्च्ड द मॉडर्न एकेडमिक फील्ड ऑफ पोस्ट कोलोनियलिज्म. इनका जो वर्क है ना वो क्या एग्जामिन करता है. अभी तक हम लोग इतना सारा पढ़ चुके हैं पोस्ट कोलोनियलिज्म में. यू मस्ट हैव अंडरस्टूड what everyone is trying to say here. So he also examines how the West, जो ऑक्सीडेंट है, ऑक्सीडेंट टर्म दिया है वेस्ट वालों को, हाउ हैव दे हिस्टोरिकली परसीव्ड एंड हाउ हैव दे रिप्रेजेंटेड द ईस्ट. और ईस्ट को जो टर्म दिया है वो है ओरिएंट. तो वेस्ट वालों ने कैसे रिप्रेजेंट किया है ईस्ट वालों को. हमेशा ही प्रिमिटिव, अगर वो लोग इंडिया का कुछ दिखाएंगे तो हमेशा स्लम एरियाज दिखाते हैं. अब जो इंडिया नहीं आया है उसके अकॉर्डिंग उसकी इमेजिनेशन में इंडिया कैसा होगा, सोच सकते हो. डर्टी, ब्रोकन रोड्स, slum area, hot, extremely hot, and these people with wrinkles all over the face. You can imagine, right? For example, you haven't been to if you have not been to any part of Africa, how will you imagine how कैसा होगा अफ्रीका, या फिर कैसा होगा पाकिस्तान. आप नहीं गए हैं. वियर्ड इमेजिनेशंस हैं लोगों की. किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि अच्छा ऐसा है पाकिस्तान, मतलब ऐसा इतना अच्छा भी दिखता है क्या, या फिर अफ्रीका में बहुत सारी ऐसी जगहें, अच्छा ऐसा भी दिख सकता है क्या. देयर आर ब्यूटिफुल प्लेसेस ऑल ओवर. लेकिन किस तरह से उन्होंने रिप्रेजेंट किया है ओरिएंट को, उसकी ये बात करते हैं थ्रू अ लेंस ऑफ प्रेजुडिस. एंड उनकी जो अपनी फैंटेसी है, इंपीरियलिस्ट फैंटेसी, वैसे ही वो लोग रिप्रेजेंट करते हैं. तो अगर हम एडवर्ड साइद का जो पूरा फ्रेमवर्क है उसके पिलर्स को देखें तो सबसे पहले है, यू कैन नोट द कंस्ट्रक्शन ऑफ द अदर. आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन एनी फर्दर कि अदर क्या है. अब सारी राजस्थान में पानी, हाँ एग्जैक्टली मतलब राजस्थान मतलब ऐसा होगा भी पूरा ही बंजर है जी, पानी ही नहीं आ रहा. हाँ कुछ जगहें हैं जहाँ पे बहुत दिक्कत है बट बारिश भी होती है. सो साइद ने आर्ग्यू किया कि जो वेस्टर्न स्कॉलरशिप है और जो आर्ट है जो बन रहा है, जो क्रिएट हो रहा है, उन्होंने एक बाइनरी ऑपोजिशन क्रिएट कर दिया है. वेस्ट को ये लोग रैशनल, वेल एडवांस्ड इस तरह से पोर्ट्रे करते हैं, सुपीरियर पोर्ट्रे करते हैं, और ईस्ट को इरैशनल, स्टैटिक, एग्जॉटिक, इस तरह से प्रिमिटिव ऐसे शो करते हैं. सेकेंड पॉइंट इज नॉलेज एज पावर. फूको से इन्होंने ड्रॉ किया है. प्लीज रिमेंबर एडवर्ड साइद ने मिशेल फूको से ड्रॉ किया है नॉलेज पावर वाला. और ये एम्फसाइज करते हैं कि नॉलेज कभी भी न्यूट्रल नहीं होता. सो बाय डिफाइनिंग व्हाट ओरिएंट वाज, जो कोलोनाइजर्स थे, कॉलोनियल पावर्स थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी प्रेजेंस को यहाँ जस्टिफाई कर दिया कि हमारी प्रेजेंस जस्टिफाइड है, यहाँ पे हमारा यहाँ आके उन पे राज करना जस्टिफाइड है. मैंने अभी अभी एक शॉर्ट वीडियो बनाया है द कमिंग ऑफ ब्रिटिश पे. आई होप आप लोगों ने देखा, मैंने शेयर किया था. कैसे आए, क्यों आए, और कब उनका सेटलमेंट हुआ, कब वो ट्रेडर्स से रूलर्स बने, वो हम सब एक्सप्लोर करेंगे. फिर थर्ड पॉइंट आता है कल्चरल इंपीरियलिज्म. ठीक है. फिजिकल कॉलोनीज के बाद भी जब मतलब उनको इंडिपेंडेंस मिल गया था, जो कॉलोनीज थी, साइद पॉइंट करते हैं कि जो मेंटल स्ट्रक्चर्स है ना वो रह गए हैं. मेंटली अभी भी कोलोनाइज्ड ही हैं.
और वो अफेक्ट कर रहा है हर चीज को, लिटरेचर हो, मीडिया हो, पॉलिसीज हो, हर चीज को। ठीक है। सो बियॉन्ड एडवर्ड साइड तो हम लोग पढ़ेंगे अभी आगे, बट या लेट्स स्टार्ट रीडिंग। By the way, don't think that I'm mad. I'm wearing a jacket. पूरी दुनिया में, देश में बहुत गर्मी पड़ रही है, बट मैं अच्छी जगह रह रही हूँ, यहाँ ठंड है। Don't think I'm mad. It's actually cold here. Side. Let's read. So Edward Said, one of the most influential, इन्होंने लिखा books of the modern era. After 1 minute. At par with डार्विन्स ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, मतलब जिस लेवल का ये बुक था ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, या मार्क्स की डास कैपिटल थी, या फ्रॉइड की इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स थी, उसी की लेवल की इन्होंने बुक लिख दी, ओरिएंटलिज्म। कौन थे एडवर्ड साइद? पैलेस्टीनियन इमिग्रेंट थे एडवर्ड साइद। ओरिएंटलिज्म 1978 may be said quite accurately to have inaugurated the post-colonial field. Written with breathtaking erudition and an engaging style. Let me just show it to you once. "42 degrees," yes. ये है एडवर्ड साइद। ये लुक्स नाइस। मेरे यहाँ पे 12 डिग्रीज है। Huge difference, 12 and 42. ओके, ये है एडवर्ड साइद, और ये है इनकी बुक ओरिएंटलिज्म। किसी को बुक पढ़नी हो तो आप लिखो ओरिएंटलिज्म PDF, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। ये है। ओह माय गॉड, राजस्थान तो फिर राजस्थान है। ठीक है, ये आपकी बुक आ गई। प्लीज टेक केयर एवरीवन, एग्जाम आने वाला है, इस टाइम पे बहुत लोग बीमार हो जाते हैं, तो ध्यान रखिए। नहीं, हमारे लिए समर ठीक है। हम लोग यूरोपियन स्टाइल रह रहे हैं ना। So this is the content page. तो we have scope of Orientalism. पहले तो इंट्रोडक्शन आएगा, मैंने इंट्रोडक्शन आपको भेजा हुआ है आई थिंक। फिर है knowing the Oriental, फिर है imaginative geography and its representations, orientalizing the Oriental। ये चैप्टर 1 में है सारा। चैप्टर 2 आता है ओरिएंटलिस्ट स्ट्रक्चर्स एंड रीस्ट्रक्चर्स। आप प्लीज नाम एटलीस्ट देख सकते हो कि किस किस पे इन्होंने बात की है। फिर आता है ओरिएंटलिज्म नाउ। ठीक है, तो 3 चैप्टर्स में डिवाइडेड है ये बुक, इस तरह से। इट्स एन इंपॉर्टेंट टेक्स्ट। कमिंग बैक, तो बहुत अच्छा लिखा हुआ है, एंगेजिंग स्टाइल से लिखा हुआ है। ये ओरिएंटलिज्म वाज अ बुक हुज टाइम हैड कम, appearing around the same time as the works of Derrida, Foucault, Althusser। इसी टाइम पे ये लोग सब लिख रहे थे। फ्रेंच फेमिनिस्ट्स भी इस टाइम पे लिख रही थी। I hope you remember French feminists, Dubois. It set in motion an intellectual turbulence that altered the shape and canon of Western and Eastern academia. What we see today in the work of post-colonial writers in America, European, and South Asian university departments of English, comparative literature and area studies is the abiding influence of this text. बहुत सारी नई नई चीजें आ गई है ना, जो कंपैरेटिव लिटरेचर देखते हैं, एरिया स्टडीज देखते हैं, इसी की वजह से इन्फ्लुएंस है इस टेक्स्ट का। सो एडवर्ड साइद saw colonialism as a project that undeniably military political है। ये प्रोजेक्ट है colonialism,
However, colonialism also had a discursive component कि डिस्कोर्स के थ्रू फैलाया जा रहा है. दैट इज द प्रिमिटिव और पेगन ईस्ट वाज द literary discursive creation of the European imagination that then begins to be accepted as true. So, what Said is interested in here is the literary documentary and ideological construction of the non European cultures in European texts and thought. आइडियोलॉजिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉन यूरोपियन कल्चर्स. अगर आप यूरोपियन टेक्स्ट्स पढ़ो, जैसे मैंने आपको कहा कि आपको क्या लगता है कि उनके टेक्स्ट्स में, उनकी फिल्म्स में इंडिया को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे आइडियोलॉजी बनाई जाती है अबाउट नॉन यूरोपियन कल्चर्स डिस्कोर्स के थ्रू. तो ये जो डिस्कर्सिव कंस्ट्रक्शन है, साइड मीन्स द apparatus ऑफ रिप्रेजेंटेशन, जैसे कि आर्कियोलॉजी, लिटरेरी, हिस्ट्री, म्यूजिक, इन सब चीजों में, एंड सोशल कमेंट्री used by the European colonial powers to talk about the East in a certain way. Right? So Said argued that this representation of the East was integral to the conquest of the East. The epistemological domination of the East through documented knowledge and archivization enabled Europe to retain power. तो ये कह रहे हैं कि इसी रिप्रेजेंटेशन की वजह से जो ये ईस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कॉन्क्वेस्ट करने में, रूल करने में, ये बहुत इंटेग्रल पार्ट था. क्योंकि उन्होंने तो आइडियोलॉजी फैला दी ना, तुम ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो, तुम्हें हमारी जरूरत है. ट्रेड के बाद बहाने हर जगह अपनी फैक्ट्रीज लगाई, हराया सबको और फिर पहुंच गए. ऑब्टेन भी किया पावर और रिटेन भी किया पावर. To word it differently, discourses that constructed the Orient in certain ways contributed to the political and military power of the European over the native. Said's major contribution was to see colonialism as rooted in an epistemological inquiry and project. तो इनका जो contribution है काफी important कि हमें देखना है कि colonialism जो है, it is how is it rooted in an epistemological inquiry and project. कैसे उन्होंने ओरिएंट को कंस्ट्रक्ट किया है. ओरिएंटलिज्म क्या है? यूरोप का कंस्ट्रक्शन ईस्ट का एज प्रिमिटिव, सैवेज, पेगन, अनडेवलप्ड क्रिमिनल्स. Such a construction then enabled the European to justify his presence. The poor, weak native needed to be governed and developed, and it was the task of the Europeans to do so. White man's burden. So, Oriental reality is interpreted in particular ways, ways that are usable by the Europeans. So, Hindu and Islamic religious texts and beliefs are constructed. इसी के अंदर जो इस हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट हैं, इस्लामिक टेक्स्ट हैं और जो बिलीव्स हैं इन सब के, दे आर कंस्ट्रक्टेड विद इन दिस डिस्कोर्स एज पेगन, प्रिमिटिव एंड रिक्वायरिंग रिफॉर्म. कि तुम्हें तो रिफॉर्म की जरूरत है. नाउ इट इज important to see the stages in which this so called truth is produced. कैसे प्रोड्यूस होता है? सबसे पहले यूरोपियन हैज पर्टिकुलर आइडियाज अबाउट हिंदू इस्लामिक सिस्टम्स कि तुम्हारे हिंदुइज्म में ऐसा है, तुम्हारे इस्लाम में ऐसा है. आइडिया एक है उनके दिमाग में, कॉन्शियसनेस में. लेटेंट ओरिएंटलिज्म, अ टर्म जो एग्जाम में भी आई थी, देख लीजिए क्या होता है. ये दो टर्म्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट. एक है लेटेंट ओरिएंटलिज्म, दूसरी टर्म है मैनिफेस्ट ओरिएंटलिज्म. क्या होता है? एडवर्ड साइड ने डिस्टिंग्विश किया है दोनों के बीच में. To explain how Western knowledge of the Orient constructs a mostly unchanging inferior other to justify power dynamics. कि किस तरह से जो वेस्ट का नॉलेज है पूरा हमारा बारे में, ओरिएंट्स के बारे में, वो एक इंफीरियर इमेज क्रिएट करता है पावर डायनामिक्स को जस्टिफाई करने के लिए. तो लेटेंट ओरिएंटलिज्म क्या है? अनकॉन्शियस, स्टेबल एंड यूनिवर्सल फैंटेसी और स्टीरियोटाइप्स. For example, Oriental despotism.
ठीक है, जो भी अनकॉन्शियसली हमारे दिमाग में स्टीरियोटाइप्स भरे पड़े हैं, अफ्रीका कैसा होगा, ऐसा 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 होगा। हम्म, ऐसा होगा। कभी आपने ये जगह देखी है, ऐसा भी हो सकता है अफ्रीका, जोहानिसबर्ग। तो ये आपका क्या है, लेटेंट ओरिएंटलिज्म है, ये हमारा नहीं, मतलब हम तो चलो हम खुद ही ओरिएंट्स हैं, जो ऑक्सीडेंट्स ने क्रिएट किया है। लेटेंट ओरिएंटलिज्म क्या है, अनकॉन्शियस दिमाग में जो फैंटेसीज हैं, स्टीरियोटाइप्स हैं। और मैनिफेस्ट ओरिएंटलिज्म क्या है, changing, explicit, and historical discourse, policy, or scholarship that acts upon these stereotypes. बार बार चेंज होता रहता है, जो हिस्टोरिकल डिस्कोर्स है या पॉलिसी है या स्कॉलरशिप है, दैट एक्ट्स अपॉन दीज डिस्कोर्सेस। अच्छा मुझे बताओ, ये दोनों सिमिलर टर्म्स हमने साइको एनालिसिस में पढ़ी थी, कौन सी थी? लेटेंट ड्रीम कंटेंट एंड मैनिफेस्ट ड्रीम कंटेंट। आई होप यू रिमेंबर। ठीक है, तो लेटेंट ड्रीम, सॉरी, लेटेंट ओरिएंटलिज्म, अनकॉन्शियस, अनचेंजिंग, ड्यूरेबल, it's seen as innocent or objective knowledge, treating the orient as naturally inferior, exotic, stagnant, feminine. कि ओरिएंटल पीपल्स आर इनहेरेंटली इमोशनल, इरेशनल, डिस्पोटिक, ये आ गया आपका लेटेंट आइडिया। मैनिफेस्ट ओरिएंटलिज्म, explicit, written and spoken views, policies and academic research about the Orient जो चेंज हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जेम्स मिल्स हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, colonial educational policies like Macaulay's Minute, or travelogues of the 19th century. Yes, sir. Knowledge produced. तो ये आ गया हमारा लेटेंट की कुछ आइडियाज हैं उनके दिमाग में हमारे बारे में, जो स्टीरियोटाइप्स हैं। सेकंड है द यूरोपियन कलेक्ट्स नोट्स अबाउट द नेटिव सिस्टम्स, फिर नोट्स लेते हैं वो लोग। यूरोपियन इंटरप्रेट्स these notes about this from the standpoint of his already existing misconceptions and ideas. उसी नोट्स को इंटरप्रेट करेंगे वो अपने तरीके से, जो उनके दिमाग में मिसकंसेप्शंस ऑलरेडी हैं। फिर नेटिव ओपिनियंस ऑन नेटिव रियलिटी आर इग्नोर्ड इन फेवर ऑफ अथॉरिटेटिव यूरोपियन रीडिंग्स। भाई हम क्या अपने बारे में बोलना चाहते हैं वो तो सुन लो, वो जो कह रहे हैं वो सही है। ये आ गया आपका मैनिफेस्ट ओरिएंटलिज्म। यूरोपियन इंटरप्रिटेशंस बिकम द स्टैंडर्ड रीडिंग सबके लिए, सब लोग वही पढ़ेंगे। इंडिया के बारे में पढ़ना, यूरोप वाले ने लिखा है वो पढ़ रहे हो, अरे किसी इंडियन का पढ़ लो। That then reinforce the latent ideas about the Hindu Islamic systems. So these readings are actively linked to and reflect the political demands and acts of the colonial administration. So as we can see, Orientalist discourse moves from imaginative representations of the East to actual administrative manifestations. Manifest. It moves to event. Said also argued that European identity in the 18th and 19th century evolved through a confrontation and engagement with such non European cultures. Europe and the Orient were discursively represented in literature and history as binary opposites. And dono. Europe was all that Orient was not. वो लोग डेवलप्ड हैं, क्रिश्चियन हैं, सिविल, जैसे क्रिश्चियन होना पता नहीं क्यों इनके अकॉर्डिंग वैसा हो गया कि हमारे, अब देखो ना क्रिश्चियनाइजेशन जब हुई है, इवन विद देम एक्चुअली इट हैपेंड, दे वर आल्सो कन्वर्टेड एंड द आइडियाज दैट दे वुड स्प्रेड वाज, बाकी जो आप लोग फॉलो कर रहे हो वो पेगन है, वो है ही नहीं। सो दे वर
what Christian, they were civilized. और हम लोग ओरिएंट different, negative of what developed, non-Christian, non-civilized. So Orient क्या है? यूरोप का contrasting image, idea, personality, experience. So in what is a classic deconstructive move, one can see the argument inside very clearly कि European identity was established only had the East to contrast itself with. डिकंस्ट्रक्टिव रीडिंग करेंगे तो अपोरिया वाला सिचुएशन हमें रीच करना है ना, तो हम बाइनरी को क्रैश करेंगे, कहेंगे भाई तुम अपने आप को इतने सुपीरियर तभी मान सकते हो अगर हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, हम एग्जिस्ट नहीं करेंगे अगर, या तुम्हारे पास हम नहीं होंगे कॉन्ट्रास्ट करने के लिए, तो कौन सी सुपीरियोरिटी? तो ओरिएंट वाज एक्चुअली इंटेग्रल टू द वेरी फॉर्मेशन ऑफ द यूरोपियन आइडेंटिटी. सो वी हैव गायत्री स्पिवाक opens her essay, उनका essay है थ्री women's texts and a critique of imperialism. इसको स्टार्ट ही वो साइद की स्टेटमेंट से करती हैं. It should not be possible to read 19th century British literature without remembering their imperialism, understood as England's social mission, was a crucial part of the cultural representation of England to itself. The role of literature in the production of cultural representation should not be ignored. That's what she says. So, the discourse of the Orient, the production of ideas, knowledge, and opinions that constructed it as primitive and pagan, also froze the East into an unchanging, fossilized state. तो जो पूरा डिस्कोर्स क्रिएट इन्होंने किया है ओरिएंट्स के बारे में, आइडियाज प्रोड्यूस किए, नॉलेज, उनकी ओपिनियंस, उन सब ने ओरिएंट्स को कंस्ट्रक्ट किया एज primitives, pagans, and they also froze the East into an unchanging fossil. मतलब ऐसे ही हैं. So Europe could not deny that places like India or the Arab worlds had been civilized for centuries. Yes, ठीक ठाक तो थे हम लोग, सब कुछ ठीक था, अच्छा खासा था, सब कुछ देश में था, civilized तरीके से रह रहे थे. But what Europe did in its representations was a simple maneuver. It accepted that the Orient had had its great civilizations, but these had remained at the level of their early achievements. अब डिनाई तो वो भी नहीं कर सकते, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि ओरिएंट्स का अपना ग्रेट सिविलाइजेशन था, पर अब कुछ रहा नहीं है खास लेवल ऑफ देयर अर्ली, वो अर्ली अचीवमेंट्स थे. दैट इज द ओरिएंट वाज अ प्लेस फ्रोजन इन टाइम, कि अब उनके वहां पे कोई प्रोग्रेस, कोई चेंज नहीं हो रहा. इट इज ट्रू टू सम एक्सटेंट, बिकॉज अगेन नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन. नेसेसिटी थी ही नहीं, जी रहे थे लोग बड़े आराम से, सब था, पैसा भी था, एवरीथिंग वाज फाइन, देयर वाज नो नीड. इसीलिए तो पीस लविंग नेशंस हैं हम लोग, सारे नहीं, कुछ जिनके यहाँ एवरीथिंग वाज फुल. इंडिया, हॉट, कोल्ड, स्प्रिंग, विंटर, सारे सीजन्स हम लोग देखते हैं. ऐसी सब जगहें नहीं है. पैसा, रिसोर्सेज, रॉ मटेरियल सब कुछ था, खुद ही खराब कर लिया, वो बात अलग है. अभी इतना अच्छा हम वेर एग्रीकल्चरल लैंड्स हैं हम लोग, तो इतना फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड फेंक फेंक के सॉइल ही खराब कर लिया. So the Orient was a place frozen in time with no progress or change. With this freezing of the Orient, Europe was able to develop. एक और थीम ले आए वो कि प्रोग्रेस और डेवलपमेंट तो फीचर्स हैं हमारे वाइट कल्चर्स के. So positing an unchanging Orient also enabled the European colonial masters to deal better with the colonies because there was no threat of change. And that's what they brought ना. उन्होंने इंडस्ट्रीज खड़ी की बड़ी, यहाँ थी नहीं. जो यहाँ पे मटेरियल हमारे पास अवेलेबल था उसकी प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया लार्ज अमाउंट्स में, पैसे भी खुद ही खा लिए. दे कुड ड्राफ्ट लॉज, कोहिनूर भी ले गए, prepare educational policies or governance structures without worrying that the native cultures would evolve. Orientalism एक
तरीका है सोचने का, एक रिप्रेजेंटेशन का एक फॉर्म है, एक तरीका है, जिसके थ्रू उन्होंने ओपिनियंस क्रिएट किए, आइडियाज क्रिएट किया, इमेजेस क्रिएट किए नॉन यूरोपियन कल्चर्स के इन अ रेशलाइज्ड वेज, ताकि ईस्ट को हमेशा नेगेटिवली कॉन्ट्रास्ट किया जाए यूरोप के साथ, और colonial presence यहाँ पे justify की जा सके. So in effect, Said's work showed how discourse and rhetoric, language and writing were essential to the colonial projects, because writing and are ideological. Ideology of empire required certain forms of discourse to support and justify it, and Orientalism was this discourse. हमारे educational syllabi, literary texts, anthropological studies were all discourses that treated the Orient and native cultures as subjects to be studied, disciplined, and governed. The early stages में Orientalism was the discourse of discovery, कि हमने ढूंढ लिया है कुछ, कि हमने ईस्ट को पा लिया है, पाए गए हैं. The Orient was mysterious and demanded exploration and study. And texts from the period showcase the adventurous European on the voyage of discovery. कल ही मैंने फ्रांसिस ड्रेक की बात की थी अपनी उस शॉर्ट वीडियो में. बहुत बड़े ग्रेट बोल्ड एक्सप्लोरर वॉयेजर थे वो. बाद में कुछ स्कॉलर्स जैसे ज्योत्सना सिंह, ये सब, they have shown how this discourse of discovery goes right back to the 16th and 17th centuries, and it extends to even the Americas. वो भी तो पाया गया था. The discourse of discovery within Orientalism spoke of the mystery that had to be unraveled by the Europeans. हमने पाया है. So by the 19th century, the discoveries were validated, proved as negative, evil, and primitive. The arguments about the discoveries are now made, and the Orient is located outside Europe as its dark other. I wonder अभी तक किसी ने कोई counter discourse create नहीं किया कि what they did was highly uncivilized, कि किसी और जगह पे आना और उनके लोगों को ऐसे मैनिपुलेट करना और चीप लेबर लेके जाना और जो भी उन्होंने किया एक्सप्लॉइट करना, दोजख में जगह भी नहीं मिलेगी. So discourse in Said's reading of the imperial archive had very serious material effects. It justified and reinforced the empire. So we have texts such as Kipling's Skim. साइद ने इनको एनालाइज किया था किसमें, प्लीज मार्क, कल्चर एंड इंपीरियलिज्म में, किपलिंग के किम को. Others worldly in that they demonstrate the ways of the world around them. Said inaugurated the post-colonial field with his move when he argued that colonial literary and anthropological texts may be imaginative and factual, but they invariably code political ideologies of their age. Simple है, ठीक है. Ideologies integral बन जाती हैं to the colonial enterprise in various ways. आगे translations and interpretations of the Orient by scholars like H. Wilson, William Jones appropriated and presented the Orient in certain ways to the West. Please note the names. In process becoming authorities and authors over various Indian and native subjects like Hindu law, Sanskrit literature. William Jones के बारे में आपने पढ़ा होगा, and tropical diseases. तो ये कुछ translators थे, interpreters थे, कुछ scholars थे, ठीक है. इन्होंने appropriate किया है और present किया है ओरिएंट्स को कुछ अलग तरीकों से वेस्ट वाले लोगों के लिए. तो ये टेक्स्ट्स बन गए अथॉरिटेटिव टेक्स्ट्स इंडियन के बारे में. विलियम जोन्स लिख रहे हैं यार इंडिया के बारे में, हिंदू लॉ के बारे में, संस्कृत लिटरेचर के बारे में. सो व्हेन इंग्लिश एजुकेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड, व्हेन नेटिव टेक्स्ट्स वर ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश, और व्हेन यूरोपियंस framed laws for the natives, they used the stereotypes already in existence.
कि अच्छा ये लोग ऐसे हैं, प्रिमिटिव हैं, चाइल्ड लाइक हैं, इनके लिए हम इसी के अकॉर्डिंग लॉज बनाएंगे. This European hypothesis about the nature of the natives was then demonstrated to be true by seeking expert opinion. Expert opinion also came from Europe. This was a brilliant move for those hypotheses and proof came from the same ideological political formation of colonialism. ठीक है, आगे आ जाओ. Orientalism demonstrated the political nature of culture, of the ideological basis of acts of imagination, and the material effects of particular kinds of representation. तो इन्होंने कल्चर को लोकेट किया है एज सेंट्रल टू द एम्पायर एंड thus demonstrated the materiality of discourse and rhetoric. He asked us to read literary and other texts contrapunctually. Please note. Contrapunctual reading is a major concept by Edward Said. ठीक है, इन्होंने डेवलप किया इसको कल्चर एंड इंपीरियलिज्म में 1993 में. क्या है ये? It's a post-colonial critical method that analyzes literary texts by simultaneously acknowledging the imperial power center and the overlooked, silenced voices of the colonized periphery. Contra is contrasting, right? Different kind of a reading. तो ये पोस्ट colonial क्रिटिकल मेथड है जो लिटरेरी टेक्स्ट को एनालाइज करता है. हाउ? ये एक्नॉलेज करते हुए कि इंपीरियल पावर जो था वो सेंट्रल था एंड द ओवरलुक्ड, जो जिन वॉइसेस को हमने जगह नहीं दी, वॉइसेस ऑफ कोलोनाइज्ड पेरिफेरी. So, inspired by musical counterpoint, it connects Western narrative structures to the colonial realities that supported them. Dual perspective है. एक तो reading a text with an awareness of both imperial history and colonial history, which are often portrayed as separate, लेकिन actually linked हैं. Then reading against the grain, मतलब this approach requires looking at what is excluded or off stage in the text. स्टेज पे तो ये चीजें हैं, लेकिन ऑफ स्टेज जो लोग हैं उनका इंपॉर्टेंस, जैसे कि acknowledging that the wealth in Jane Austen's Mansfield Park relies on Caribbean slavery. जबकि वो एक्सप्लिसिटली उन्होंने लिखा नहीं है, ऐसा फोकस नहीं किया है उस पर, लेकिन पेरिफेरल रीडिंग करना, ग्लोबल इंटरकनेक्शन. Said argued that culture and empire are connected. So, understanding Victorian novels requires recognizing कि उनका connection है history of imperialism से भी, क्योंकि उस टाइम पे ये लोग imperialize कर रहे थे. तो ये है, ठीक है, contrapunctual reading. He asked us to read literary and other texts contrapunctually against the grain in order to detect racialized imperialist discourses within it and to resist it. Here, so it is possible through such a resistant reading where we identify the ideological grids of the so-called literary texts. Just read this quickly. नीचे आ जाओ. ये एजाज अहमद ने लॉन्च किया था इन थ्योरी, ये इनका वर्क है. तो आपने जब आप आज रिवीजन करना है तो आपने एडवर्ड साइड की जितनी भी वर्क्स है, जैसे कल्चर इंपीरियलिज्म तो ओरिएंटलिज्म तो है ही, कल्चर एंड इंपीरियलिज्म, बाकी टेक्स्ट हैं,
उनमें भी देखना है इन्होंने क्या क्या, हमने कर ही लिया मैक्सिमम इनके कॉन्सेप्ट्स, जस्ट रिवाइज। ओके, एडवर्ड साइद फॉर टुडे, आपका होमवर्क कर लिया होगा, कल मैंने होमवर्क में दिया था। आज आपने ये पढ़ना है, लैंग्वेज एंड इंपीरियलिज्म। हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे कल, सब्जेक्ट एंड सबॉल्टर्निटी। ओके, सी यू।